हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। यहाँ पे हम लोग आपको आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे। तो एक साइड से हमारा केमिकल काइनेटिक्स शुरू हुआ है और मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, और दूसरे इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है। और आगे हम आपको कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक का भी लेक्चर देना शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पिछले क्लास में कैटालिसिस और टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में और एसिड बेस कैटालिसिस का जो काइनेटिक्स था वो मैं पढ़ा दिया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें से क्वेश्चंस आता ही है एग्जाम में। आईआईटी एग्जाम में मेनली आता है, और बाकी सारे एंट्रेंस में भी, एससीयू, बीएचयू, डीयू, सब एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर। तो पहले देखिए, हम जानते हैं कि क्या जानेंगे, एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है? तो क्या है, जिस रिएक्शन में एंजाइम कैटलिस्ट होके यूज होता है उसको बोलते हैं क्या, एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम हमारा क्या होता है, जो एंजाइम हमने लिखा वो हमारा क्या होता है जनरली, ये एक प्रोटीन होता है। ये एक प्रोटीन होता है, और वो एंजाइम क्या होता है हर वक्त स्पेसिफिक, मतलब एक रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। मतलब एक एंजाइम एक टाइप का रिएक्शन ही देता है, तो स्पेसिफिक होता है। और वो जनरली क्या होता है, कॉलोइडल इन नेचर होता है। कोलोस्टेट आप पढ़े होंगे प्लस 2 में, कॉलोइडल इन नेचर होता है। कौन होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एंजाइम स्पेसिफिक होता है और कॉलोइडल इन नेचर होता है। ठीक है, तो आप उसके बाद देखिए एंजाइम का डायमेंशन क्या होता है। एंजाइम का डायमेंशन होता है 100 से 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 100 से 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। किसका? एंजाइम्स का जनरली। इसीलिए जो एंजाइम कैटालाइज करता है ना, एंजाइम कैटालाइज करता है जो रिएक्शन, वो इन बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बीच में रहता है। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बीच में रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं माइक्रो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। और उसके बाद क्या है, और एक इफेक्ट है एंजाइम का। क्या है एंजाइम का और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि ये क्या करता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इंक्रीज करेगा विदाउट अफेक्टिंग फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट को वो इफेक्ट ना करके क्या करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिख लीजिए। और एक फाइनल प्रॉपर्टी है कि एंजाइम जो है वो क्या होगा, एक्टिवेटेड भी हो सकता है। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, एक्टिवेटेड नहीं लिखते, प्रोमोटेड, मतलब प्रोमोटर भी यूज कर सकते हैं उससे, और पॉइजन मतलब ये प्रोमोटर यूज करने से ये क्या होगा, उसका इफेक्ट बढ़ भी सकता है और उसको हम पॉइजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, ये है एंजाइम का कुछ प्रॉपर्टीज।
यह है एंजाइम का प्रॉपर्टीज और एंजाइम के बारे में जितना बेसिक नॉलेज आप लोगों को चाहिए होगा उतना मैंने बता दिया। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो क्या है, जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस। तो पहला फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है हमारा? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ उसका इफेक्ट क्या होगा देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंजाइम क्या होगा? कोआगुलेट हो जाएगा, एंजाइम कोआगुलेट हो जाएगा और एक्टिविटी उसका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम कोआगुलेट हो जाएगा और एक्टिविटी उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एक्टिविटी जो एंजाइम का है, मैक्सिमम एक्टिविटी कहां पे रहेगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ऑप्टिमम टेम्परेचर में मैक्सिमम एक्टिविटी रहेगा। और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका वैल्यू जनरली होता है 35 टू 50 डिग्री सेल्सियस। उसका वैल्यू क्या होता है? 35 टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज concentration of एंजाइम इंक्रीजेस। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पीएच का इफेक्ट। पीएच का इफेक्ट, पीएच का इफेक्ट क्या होगा? एंजाइम्स आर इफेक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। मतलब एक मॉडरेट, ऑप्टिमम तो नहीं लिखते, ये सही नहीं होगा, उसको लिखेंगे क्या? मॉडरेट पीएच। मतलब ना हाई पीएच होगा ना बहुत लो पीएच होगा, बीच का जो पीएच है उसमें एंजाइम ज्यादा क्या रहता है? इफेक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, और लिख सकते हैं इसको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो क्या होगा? एंजाइम कोआगुलेट करेगा, एंजाइम कोआगुलेट करेगा एंड उसका एक्टिविटी क्या होगा? इसीलिए डिक्रीज होगा। एंजाइम क्यों कोआगुलेट करता है? क्योंकि एंजाइम एक कोलोइडल पार्टिकल है, और जब कोई कोलोइडल पार्टिकल में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, हमने पढ़ा होगा कोलोइडल केमिस्ट्री में कि वो कोआगुलेट हो जाता है, इसीलिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू
यूवी रेज, एक्सपोजर टू यूवी रेज। तो जब यूवी रेज में हम एक्सपोज करेंगे, जब यूवी रेज में हम एक्सपोज करेंगे, क्या होगा? एंजाइम्स डिस्ट्रॉय, मतलब एंजाइम सब क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम सब इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम सब टूट जाएगा। ठीक है, और एंजाइम का एक्टिविटी पूरा कम जाएगा, क्योंकि यूवी रे क्या करेगा? एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे एंजाइम काइनेटिक्स की तरफ। ठीक है, और एक चीज याद रखना, एंजाइम जो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस करता है वो एक्वस मीडियम में करता है जनरली। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी करते हैं ड्रॉ। तो एंजाइम कर लिया हमने, ये पकड़ लीजिए एंजाइम का सरफेस है, ऐसा एक एंजाइम का सरफेस है, और उसके अंदर क्या है हमारा? ये जो एंजाइम सब है, ये हमारा एंजाइम का सरफेस है, जिसमें हम सब एंजाइम को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको मैं ऐसे ऐसे कर किया हूं, ये सब पकड़ लीजिए मेरा क्या एंजाइम है? ये सब मेरा एक्टिव एंजाइम है, और ये सब डेड साइट है। मतलब फिर से कर दे रहा हूं कि ये जो साइट है दो टाइप का, तो ये मेरा क्या है? एक्टिव साइट है, और ये है क्या है? डेड साइट है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम जो है एक्टिवेटेड है, ये डेड है। ठीक है, एंजाइम सरफेस में हमने दिखाया कि एंजाइम सरफेस में बहुत सारा क्या रहते हैं? साइट्स रहते हैं, जिसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो ये पकड़ लीजिए हमारा एक्टिव साइट है, और ये हमारा एंजाइम का डेड साइट है। उसमें हम ऐड करेंगे क्या? सबस्ट्रेट। इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या? सबस्ट्रेट, मतलब जो रिएक्ट होगा, जो एंजाइम के ऊपर रिएक्ट होगा, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा? हो गया ये। ठीक है, तो जहां जहां पे एक्टिव साइट होगा, वहां वहां पे क्या होगा? सबस्ट्रेट का हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। वहां पे हमारा क्या होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कहां पे होता है? एक्टिव साइट में एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एंजाइम
सबस्ट्रेट, और इसको हम शॉर्टकट में ES भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो आप लिख लीजिए। तो क्या हो रहा है, एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव साइट है, वहां पे सबस्ट्रेट ऐड होके क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद वहां से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस एंजाइम मिल जाएगा, प्लस हमें एंजाइम मिल जाएगा। ठीक है, प्लस क्या मिल जाएगा, एंजाइम। इधर और स्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं सिर्फ। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट होगा, यहां पे क्या मिलेगा, ES कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद वहां से हमें प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, क्योंकि एंजाइम कैटेलिस्ट है इसलिए एंजाइम क्या होगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो लिख लीजिए, लिख लिया। तो उसको हम कौन से रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E प्लस एस गिव्स राइज टू क्या, ES, और ये है हमारा रिवर्सिबल स्टेप जो कि रैपिड है। उसके बाद जो ES है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, जो ES है वो प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट प्लस एंजाइम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम देगा। और ये वाला हमारा स्लो स्टेप है, तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर काट के। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो रहा था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या दे रहा था, ES कॉम्प्लेक्स दे रहा था, उसके बाद ES क्या दे रहा था, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम दे रहा था। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट स्टेप हो रहा है ये, और ये हो रहा है हमारा स्लो स्टेप। अगर इसका हम फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 लिखे रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का K-1, और इसका हम अगर K2 लिखें, तो देखिए हमारा रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, K2 इंटू ES का कॉन्सेंट्रेशन, K2 इंटू ES का कॉन्सेंट्रेशन। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा स्लोएस्ट स्टेप है। उसके बाद जो देखिए ES क्या है, यहां पे बन भी रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, और इधर उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जो ES है वो क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है, और ये क्या है, शॉर्ट लिविंग स्पेसीज है, शॉर्ट लिविंग स्पेसीज है। अगर ये शॉर्ट लिविंग स्पेसीज है तो क्या होगा, इसके ऊपर हम यूज करेंगे क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसके ऊपर हम क्या यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया, क्योंकि वो शॉर्ट लिविंग स्पेसीज है, इसलिए हमने यूज करेंगे क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो क्या होगा देखिए। ठीक है, अभी उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो हम बोलेंगे DES का कॉन्सेंट्रेशन बाय DT इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ES।
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस को हम लिख सकते हैं, पिछले क्लास में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, क्यों होता है, मैंने वो समझाया है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो जाके पिछले क्लास देखिए। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी जरूर बताइए, नहीं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी आपका डाउट्स पूछ सकते हो। तो क्या होगा, K1 इंटू ई का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या होगा, ये वाला होगा K-1 इंटू ई एस का कॉन्सेंट्रेशन, ये प्लस कर देंगे K2 इंटू ई एस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, K2 इंटू ई एस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड स्टेप में वो डिफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में भी वो डिफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या, दैट इंप्लाई 0 इक्वल टू लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाई हम लिख सकते हैं क्या, K1 ई एस माइनस K-1 ई एस माइनस K2 ई एस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0। इधर तक आप लिख लीजिए, K2 ई एस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज अगर हम उसको उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा K1 ई एस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा ई एस का कॉन्सेंट्रेशन, कॉमन चला गया तो हो जाएगा K-1 प्लस K2, K-1 प्लस K2। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अच्छा चीज, ये जो E है, ये जो E है, ये क्या है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t। तो अगर हम E नॉट ले जाएं, अगर E 0 ले जाएं, किसको, अगर हम E0 ले जाएं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इसको अगर हम ले जाएं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका, एंजाइम का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E मतलब एट टाइम t कितना एंजाइम फॉर्म हुआ है, ठीक है, एट टाइम t एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, प्लस ES का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाँ या ना, ये हो जाएगा या नहीं। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना रिएक्टेंट बचा है और जितना प्रोडक्ट बना है दोनों को ऐड कर दिए। समझ में आया। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि E का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस ES, E0 माइनस ES। ये मैं लिख सकता हूं, E का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मैं लिख सकता हूं E0 माइनस ES, E0 माइनस ES, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, K1 क्या था, E का कॉन्सेंट्रेशन, K1 E का कॉन्सेंट्रेशन इंटू S का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हमने लिखा था K1 प्लस K2, K-1 प्लस K2, और क्या हो रहा था ये ES का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद E के जगह पे हम क्या लिख दिए, E के जगह पे हम लिख दिए E0, E के जगह पे हम लिख दिए क्या, E0, E0 माइनस क्या हो रहा था ES, E0 माइनस ES इंटू S इक्वल टू क्या हुआ K-1 प्लस K2 ES का कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं K1 E0 इंटू S का कॉन्सेंट्रेशन माइनस K1 ES इंटू S का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K-1 प्लस K2 ES का कॉन्सेंट्रेशन। अभी इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, सब ES टर्म को एक साइड लिख के ES को हम डायरेक्ट कॉमन करके मैं लिख दूंगा, स्टेप ओमिट कर रहा हूं,
आप लोग समझ जाएंगे मुझे लग रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि K1S का कॉन्सेंट्रेशन प्लस K माइनस प्लस K2 इंटू ES का कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो दैट इंप्लाइज ES का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा रे? K1 E0 S डिवाइडेड बाय K1S प्लस K माइनस 1 प्लस K2। K1S प्लस K माइनस 1 प्लस K2। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी है ES का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां तक आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी, हम आगे बढ़ना है ना हमें। लिख लिया होगा, इसको इरेज कर रहा हूं अभी। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो क्या होगा देखिए, जो ES है, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था K2 इंटू ES, तो ES के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो K2 K1 E0 S बाय K1S प्लस K माइनस 1 प्लस K2। उसके बाद K1 को कॉमन ले जाओ नीचे से, तो क्या हो जाएगा K2 K1 E0 S डिवाइडेड बाय K1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया S प्लस K माइनस 1 प्लस K2 बाय K1। ठीक है, K1 K1 कैंसल आउट, तो इक्वल टू हो गया K2 E0 S डिवाइडेड बाय S प्लस K माइनस 1 K2 बाय K1। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी स्टेप है, ज्यादा टफ स्टेप भी नहीं है। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि R इक्वल टू लिख सकता हूं K2 इंटू E0 S डिवाइडेड बाय S प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा? KM लिखूंगा। तो यहां पे KM इक्वल टू क्या हो जाएगा रे? K माइनस 1 प्लस K2 बाय K1। ये हो गया, और इसको ही बोलते हैं मिखेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मिखेलिस मेंटन कांस्टेंट। किसको बोलते हैं? Km को बोलते हैं। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, K माइनस 1 K2 और K1 दे दिया होगा और मिखेलिस मेंटन कांस्टेंट मांगा होगा, नहीं तो आपको S का वैल्यू दे दिया होगा, Km का वैल्यू दे K1 K2 K1 का वैल्यू दिया होगा और Km का जो भी एक दिया होगा वैल्यू, और आपको मांगा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लीजिए, ये है आपका मेन फॉर्मूला, ये है आपका मेन फॉर्मूला R। ठीक है, वैसे हम और एक चीज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एट रेट मैक्सिमम क्या होगा? ES का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू E0 के साथ सेम हो जाएगा। मतलब जितना एंजाइम था उतना ES, मतलब उतना ही एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं रेट इक्वल टू जो हमारा था K2 इंटू ES, उसको मैं लिख सकता हूं K2। ठीक है, इतना लिखा। तो दैट इंप्लाइज R मैक्स इक्वल टू क्या होगा? K2 इंटू E0 हो जाएगा। K2 इंटू क्या हो जाएगा? E0 हो जाएगा। मतलब समझ में आया? तो एट रेट मैक्सिमम क्या होगा? एट रेट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रेट होता है तब क्या होता है? जितना इनिशियल एंजाइम था सभी का सब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। समझे? तो ये वाला कंडीशन आएगा। तो ये लिख लिया होगा आपने। तो इसको हम अभी आगे बढ़ते हैं इसको लेके।
हो गया। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, हम रेट वाला एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू K2 इंटू E0 क्या लिख सकते हैं, R मैक्स इंटू एस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, Km प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा और एक फॉर्मूला मिल गया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन को लेके। और इस फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से आता है। तो इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए, आईएमपी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ये वाला भी इंपोर्टेंट है पर ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। तो लिख लिया। अभी क्या होगा, इसका 3 केस आएगा, क्या आएगा, 3 केस, ठीक है। तो एक आएगा केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 में क्या होगा, Km जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, केस 2 में Km वेरी वेरी लेस देन S होगा, और केस 3 में Km इक्वल टू S होगा, Km इक्वल टू S होगा, ठीक है। 3 कंडीशन मैंने लिख लिया, आप भी लिख लीजिए। अभी देखिए, क्या देखिए, जब Km वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, जब Km वेरी वेरी ग्रेटर देन S होगा, तब मैं लिख सकता हूं कि Km प्लस S नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, Km हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R मैक्स S बाय Km, R मैक्स X बाय Km। वैसे जब Km वेरी वेरी लेस देन S हो जाएगा तो Km प्लस S नियरली इक्वल टू S हो जाएगा। दैट इंप्लाइज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R मैक्स इंटू S डिवाइडेड बाय S, कैंसल आउट हो गया, R इक्वल टू R मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब S सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन मिखेलिस मेंटन कांस्टेंट हो जाएगा, तब क्या होगा, रेट इक्वल टू मैक्सिमम होगा, ये भी याद रखना एक कंडीशन। उसके बाद जब Km प्लस S यहाँ पे करेंगे थर्ड केस में, तब उसको हम 2Km भी लिख सकते हैं और 2S भी लिख सकते हैं, 2Km भी लिख सकते हैं और 2S भी लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R मैक्स S बाय, अगर 2S लिखा तो ये हो जाएगा क्या, R मैक्स बाय 2, R मैक्स बाय 2, समझ में आया। और Km के टर्म्स में लिखा तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R मैक्स S बाय 2K, ये 2 लिख सकते हैं हम इसका। तो मेनली हम लिखते हैं R इक्वल टू R मैक्स बाय 2, और लिख सकते हैं हम R इक्वल टू R मैक्स X बाय K, ठीक। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अभी देखिए, ये वाला जो है उसमें S है, S का पावर क्या है, 1 है, तो ये वाला होगा फास्ट ऑर्डर, ये वाला होगा फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, और ये वाला क्या करेगा, S का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसमें 0 है, तो ये वाला जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो इन दोनों में से क्या होगा, एक फास्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, दूसरा जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा, और उनके बीच में जो है, उनके बीच में जो होगा वो क्या फॉलो करेगा रे, वो फ्रैक्शनल ऑर्डर फॉलो करेगा, वो फ्रैक्शनल ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है।
तो अभी हम इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, 3 केस लिख दिया, अभी अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा देखिए। तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट किया, इसको इरेज कर रहा हूं, तो जब के एम वेरी वेरी ग्रेटर देन एस रहेगा क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। जब के एम वेरी वेरी लेस देन एस रहेगा तब क्या रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा। और जब के एम इक्वल टू एस रहेगा तब आर एक्स में आर इक्वल टू आर मैक्स बाय 2 रहेगा। तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, लिख लिया होगा सबने, बहुत इजी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, रेट, जिसको आर भी लिख सकते हैं, वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको मैं एस भी लिख सकता हूं। इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा देखिए। तो वाई एक्सिस में मैं क्या लिया, रेट, एक्सिस में क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन, किसका, सबस्ट्रेट वाला। ठीक है, इसको मैं आर भी लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आया। तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो हो रहा है, के एम वेरी वेरी ग्रेटर देन एस, मतलब क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो हो रहा है, तब क्या हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा था। उसके बाद ऐसे करके ग्राफ जाएगा और जीरो ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी लो हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर हो रहा था। जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी हाई हो रहा था तब जीरो ऑर्डर हो रहा था। ठीक है, तो ये है क्या, जीरो ऑर्डर, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। और ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला पोर्शन सब है, वो है मेरा फ्रैक्शनल ऑर्डर, वो है मेरा फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर बहुत कम हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ज्यादा हो गया तो जीरो ऑर्डर। ठीक है, बहुत ज्यादा हो तो जीरो ऑर्डर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बीच में रहा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर, बीच में रहा तो हो जाएगा फ्रैक्शनल ऑर्डर। समझ में आया, बहुत इजी। ठीक है, बहुत इजी है। इधर लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर, अलग पेन, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हो गया क्या, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद ये आर मैक्स है ना, ये है मेरा आर मैक्स, ये मेरा क्या है, आर मैक्स है। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं अच्छी तरह से, क्या लिखा था, जब एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के एम हो रहा था तो क्या हो रहा था, आर इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस बाय के एम प्लस एस। तो ये तो सेम होके कट आउट हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आर मैक्स हो रहा था। क्योंकि जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स एस बाय एस कैंसल आउट। तो आर इक्वल टू आर मैक्स हो रहा था कब, जब जीरो ऑर्डर हो रहा था। और बीच में एक जगह पे आएगा, इनका इसका बीच में पकड़ लीजिए, ये है, इसका बीच में एक जगह पे क्या आएगा मेरा, ये है फ्रैक्शनल, और ये इसके बीच में मेरा एक आएगा, जब के एम इक्वल टू एस होगा तो रेट क्या हो जाएगा, आर मैक्स बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, बीच में फ्रैक्शनल ऑर्डर रहेगा, उसके बाद जीरो ऑर्डर रहेगा। और जब के एम इक्वल टू एक्स होगा तब, एस होगा तब आर इक्वल टू आर मैक्स बाय 2 हो जाएगा। और जब के एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के एम होगा तब आर इक्वल टू आर मैक्स हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो प्लॉट है,
ये जो प्लॉट है उसको मिखेलिस मेंटन प्लॉट भी बोलते हैं। ये जो प्लॉट है उसको मिखेलिस मेंटन प्लॉट भी इसको बोलते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इस प्लॉट को मिखेलिस मेंटन प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो लिखा दिया था पहले, फिर से क्यों लिखा? उसके बाद और एक प्लॉट भी आता है एंजाइम काइनेटिक्स में, और एक प्लॉट भी आता है एंजाइम काइनेटिक्स में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट। जिसको बोलते हैं क्या? लाइन वीवर एंड बर्क प्लॉट। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं LBP। शॉर्टकट में बोलते हैं क्या? LBP। और इसको ये भी बोलते हैं कि लाइन वेवर बर्क, LWB। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। तो लाइन वेवर और बर्क प्लॉट में क्या होता है? 1/R वर्सेस 1/रेट वर्सेस 1/कॉन्सेंट्रेशन किसका? सबस्ट्रेट का होता है। मतलब 1/R वर्सेस 1/S का प्लॉट होता है किसमें? लाइन वेवर एंड बर्क प्लॉट में। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन था R इक्वल टू R मैक्स इंटू S बाई KM प्लस S। तो मुझे 1/R चाहिए, तो इसको 1 कर दूंगा, तो दैट इम्प्लाइज 1/R क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, मतलब KM प्लस S बाय R मैक्स इंटू S। इसको अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? KM बाय R मैक्स इंटू 1/S प्लस 1 प्लस 1/R मैक्स। ये हो गया, दैट इम्प्लाइज 1/R। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा Y, ये हो गया मेरा M, ये हो गया मेरा X, ये हो गया मेरा C। तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं किसके किसके बीच में, 1/R और 1/S के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आएगा? ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ऐसे आएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो इंटरसेप्ट है वो है क्या है? 1/R मैक्स है। ये जो इंटरसेप्ट है वो है 1/R मैक्स। और मेरा स्लोप क्या है? KM/R मैक्स, KM/R मैक्स। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मेरा स्लोप है KM/R मैक्स, और ये क्या है? मेरा इंटरसेप्ट है 1/R मैक्स। बहुत इजी है स्लोप ड्रॉ, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना, कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया इतना, इरेज कर रहा हूं।
अभी हम आते हैं एडी हॉफस्टेड प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडी हॉफस्टेड प्लॉट के बारे में। तो एडी हॉफस्टेड प्लॉट में क्या होता है? एडी हॉफस्टेड प्लॉट में होता है आर बाय एस वर्सेस आर का क्या है? आर बाय एस वर्सेस आर का ग्राफ होता है। किसके केस में? एडी हॉफस्टेड प्लॉट के केस में। तो हम जैसे लिख रहे थे वैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू आर मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। ये हो गया मेरा क्या? एक्सप्रेशन। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं आर इंटू के एम प्लस एस इक्वल टू क्या है? आर मैक्स एस। हाँ या ना? दैट इंप्लाइज आर के एम प्लस आर एस इक्वल टू आर मैक्स एस का कॉन्सेंट्रेशन। है ना? उसके नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? एस को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे एस चाहिए एक जगह पे। दैट इंप्लाइज लिख सकता हूं आर के एम बाय एस इक्वल प्लस क्या हो जाएगा? आर एस बाय एस इक्वल टू आर मैक्स एस बाय एस। मतलब LHS और RHS वो साइड में ना एस डिवाइड कर दिया। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? आर के एम बाय एस प्लस आर इक्वल टू आर मैक्स इक्वल टू आर मैक्स। यहां तक मिल गया मुझे। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद मुझे आर बाय एस चाहिए, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा तो प्रॉब्लम होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर बाय एस, अगर के एम को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आर बाय के एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर मैक्स बाय के। हाँ या ना? तो दैट इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं? आर बाय एस इक्वल टू माइनस आर बाय के एम माइनस आर बाय के एम, और इसको मैं लिख सकता हूं -1 बाय के एम आर -1 बाय के एम आर प्लस आर मैक्स बाय के। यहां तक आप लिख लीजिए आर मैक्स बाय के, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में ये है मेरा y, ये मेरा m है, ये x है, ये c है। तो मेरा m क्या है? नेगेटिव है। c क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा? अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा किसका किसका? r बाय एस वर्सेस r का अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ में क्या होगा? नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है,
तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट मेरा हो गया, और सॉरी स्लोप क्या होगा 1/k, ये हो गया मेरा स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट हो गया मेरा r max/km, ये मेरा क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो इरेज कर रहा हूं। अभी इसको बेस करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन Michaelis-Menten mechanism of enzyme kinetics, the following expression is obtained। एक्सप्रेशन क्या दिया है, V/E0s इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻12 माइनस 10⁻4 V/E0। ठीक है, तो पूछा है द वैल्यू ऑफ K2 एंड Km आर, द वैल्यू ऑफ K2 एंड Km आर क्या है। ए में लिखा है 1.4 इंटू 10⁻12 10⁻4, बी में लिखा है 1.4 इंटू 10⁻8 10⁻4 एंड 10⁻4, सी में लिखा है 1.4 इंटू 10⁻8 10⁻⁻4, और डी में लिखा है 1.4 इंटू 10⁻12, ये है 10⁻⁻4। तो चार ऑप्शन। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या दिया है, एक मिखेलिस-मेंटन मैकेनिज्म दिया है, उसमें एक एक्सप्रेशन दिया है कि ये एक्सप्रेशन मिला है, हमें बोला है K2 और Km निकालने के लिए, K2 और Km निकालने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। तो इस टाइप का फॉर्म में हमें आंसर को लाना है, इस टाइप का फॉर्म में हमें आंसर को लाना है। तो सॉल्यूशन होगा, हमें पता है V जो है R वो है, तो सेम ही है। V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K2 E0s डिवाइडेड बाय Km प्लस s, ये लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Km प्लस s बाय
K2 E0 S। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो हर वक्त इस टाइप का डेरिवेशन करने के लिए ट्राई करना, हर वक्त इसका डेरिवेशन करने के लिए ट्राई करना। अभी कोई बोलेगा कि सर इसमें तो डिवाइड कर देते, पर इसमें डिवाइड करने से वहां पे भी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, KM डिवाइडेड बाय K2 E0 S हो गया एक, प्लस क्या हो गया 1 बाय K2 E0, 1 बाय K2 E0। तो देखिए E0 ES मिल गया नीचे, इधर मुझे क्या चाहिए, V चाहिए, हाँ या ना। और एक जगह पे क्या है V बाय E0, तो इधर भी एक V चाहिए, सिंपल बात है। तो V मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पहले। तो दैट इंप्लाई मैं लिख सकता हूँ V बाय V इक्वल टू क्या हो गया, KM V बाय K2 E0 S प्लस क्या होगा, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखो, इसको लिख के इक्वेशन 1, ये हो गया क्या V बाय K2 E0। अभी हमें सब मिल गया, ये वाला पार्ट तो मिल गया बोलने से, पर ये वाला पार्ट अभी तक नहीं मिला है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर KM है और नीचे K2 है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया, तो इधर क्या करेंगे K2 बाय KM मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड में K2 बाय KM क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। पहले क्या बोथ साइड V मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया V बाय E0 S प्लस क्या हो गया K2 बाय KM मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया KM V बाय E0, क्योंकि K2 कैंसल आउट हो गया, K2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। K2 कैंसल आउट हो गया, तो KM बच गया। तो इधर तक लिख दीजिए। तो दैट इंप्लाइज मैं यहां से क्या लिखूंगा, इतना खत्म कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे ऊपर लिखते हैं, रुकिए ऊपर तो जगह है। तो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट में इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या हो गया V बाय E0 इंटू S इक्वल टू क्या हो गया K2 बाय KM, ये इस साइड है तो माइनस KM V बाय E0, KM V बाय E0, ये लिख दिया इक्वेशन 2, ठीक है। तो अभी मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिलेगा दोनों से कंपेयर करने के लिए में, ये वाला पार्ट K2 बाय KM इक्वल टू मुझे मिल गया 1.4 इंटू 10⁻12, और माइनस है V है E0 है, KM मुझे क्या मिल गया 10⁻4, ठीक है, लिख लीजिए। सॉरी K2 बाय KM है, KM नीचे रहेगा ना, एक मिनट थोड़ा सा, ये KM कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो यह 1 बाय KM इंटू इतना है, ठीक है। KM कहाँ पे था, नीचे रहेगा, थोड़ा मेरे से गलती हो गया था, क्योंकि इसमें K2 बाय KM अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, K2 कैंसल आउट हो जाएगा, KM रह जाएगा नीचे। तो यहां से मुझे मिल गया 1 बाय KM इक्वल टू क्या मिल गया 10⁻4, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सबने तो लिख लिया होगा ये वाला। ऐसा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, आता है ऐसा क्वेश्चन, और तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आता है, करेंगे हम सब करेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया।
तो अभी यहां से मुझे मिल गया km इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁴। दैट इम्प्लाइज k2 इक्वल टू क्या हो रहा है 1.4 इंटू 10⁻12 ऑल्सो इंटू km। तो ये हो गया 1.4 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो गया 1.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो km का वैल्यू कितना हो गया 10⁻⁴ और k2 का वैल्यू कितना हो गया 1.4 इंटू 10⁸। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर होगा सी ऑप्शन। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे एंजाइम कैटालिसिस का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका क्वेश्चन आता है हर वक्त, वो है टर्नओवर नंबर और उससे बोलते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको TOF भी लिखते हैं, जिसको TOF भी लिखते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टर्नओवर नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड divided by number of molecules of enzyme into टाइम टेकन। ये होता है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का और टर्नओवर नंबर का क्या फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि दो जगह पे ऊपर नीचे अगर मोल्स कर दिया तो इक्वेशन सेम रहेगा। दोनों में क्या करूंगा, Na सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, तो इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम टेकन भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम भी लिख सकते हैं इनटू टाइम टेकन, इनटू टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन। तो ये दो फॉर्मूला लिख लीजिए। और उसका और एक डेफिनेशन है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का, जो है नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय एक्टिव साइट in a given time, in a given time, given time divided by in a given time divided by, और गिवन इंटरवल लिख देंगे तो अच्छा होगा, इन ए गिवन इंटरवल
डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल। क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म बाय एक्टिव साइट इन ए गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख लीजिए पहले। और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को और एक चीज लिखते हैं, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को और एक चीज भी लिखते हैं जो मैं लिख दे रहा हूं। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को सिंबलाइज ऐसे भी करते हैं के कैट बोल के, के कैट बोल के, के कैट बोल के। मतलब इसको कैटालिटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको कैटालिटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिस कर दिया था। तो के कैट मतलब कैटालिटिक कांस्टेंट भी किसको बोलते हैं? टर्नओवर नंबर को बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? टर्नओवर फ्रीक्वेंसी और के कैट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है? परफॉर्म बाय एक्टिव साइट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ टाइप साइकिल्स डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो सबने लिख लिया होगा, इरेज करना। ये इस डेफिनेशन से लिखा। उसके बाद देखिए टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का और एक भी फॉर्मूला है जो कि मिखेलिस मेंटेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस में होता है। क्या होता है रे? क्या होता है? लिखिए, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के कैटालिटिक इक्वल टू लिखते हैं K2। मतलब जो स्लो स्टेप का रेट कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू लिख सकते हैं आर मैक्स बाई E0। पता है, क्योंकि आर मैक्स इक्वल टू हो रहा था K2 इंटू E0। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो आगे का जितना फॉर्मूला पीछे मैंने पढ़ाया और ये जो फॉर्मूला है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं अभी। कैसे बनते हैं बताऊंगा। तो अभी देखिए टर्नओवर फ्रीक्वेंसी के बाद और एक टर्म आया जिसको बोलते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। किसको बोलते हैं? कैटालिटिक एफिशिएंसी। देखिए कैटालिटिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम इप्सिलॉन बोल के भी लिखते हैं। कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम इप्सिलॉन बोल के भी लिखते हैं। तो इप्सिलॉन क्या होता है? टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बाय Km। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बाय मिखेलिस मेंटन कांस्टेंट को बोलते हैं क्या? वो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ की कैट बाय Km भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? इसको K2 बाय Km भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? आर मैक्स बाय Km E0 भी लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? देखिए अच्छे से। और एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम? K2 है, हाँ या ना? K2 लिख दिया। Km का वैल्यू क्या होता है? Km का वैल्यू होता है K-1 प्लस K2 बाय K1, है या नहीं? है। तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? K2 K1 बाय K-1 प्लस K2, K2 K1 बाय K-1 प्लस K2। तो ये सब किसका फॉर्मूला है? कैटालिटिक एफिशिएंसी का। जितना फॉर्मूला लिखाया सब कैटालिटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बाय Km लिख सकता हूँ, के कैट बाय Km लिखा, K2 बाय Km लिख सकता हूँ, आर मैक्स Km E0 लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या लिखता हूँ? K2 K1 बाय K-1 प्लस K2, ये भी मैं लिख सकता हूँ। किसको? कैटालिटिक एफिशिएंसी को। तो टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक एफिशिएंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, SU में भी आया था, जाम में भी आया था एक साल,
उसके बाद SU में आया था एक साल, DU में भी एक बार आया था ये क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको बेस करके हम प्रॉब्लम कर देंगे कुछ, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम चलते हैं। दिया है क्वेश्चन, इन ए होमोजेनियस catalytic reaction 1.0 molar of 1.0 molar of a substrate 1.0 molar of a substrate and 1.0 μm micromolar of catalyst yields 1.0 millimolar of a product in 10 seconds. 1.0 millimolar product at 10 seconds, ठीक है। So find turnover frequency for the reaction. So find turnover frequency for the reaction. ठीक है, समझ में आया? तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, हम लिख सकते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या है यहाँ पे कैटेलिस्ट लिखा है, मतलब एंजाइम की जगह क्या लिखेंगे, कैटेलिस्ट लिखेंगे, हाँ या ना। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, टाइम, इनटू टाइम लिखेंगे। क्वेश्चन में कैटेलिस्ट दिया है ना, कैटेलिस्ट लिखे, ठीक है। एंजाइम लिखा है मतलब एंजाइम लिखते, कैटेलिस्ट लिखा है मतलब कैटेलिस्ट लिखते। अभी देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, पर आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो मोलर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, मोलरिटी में दिया है। तो एक चीज याद रखना कि वॉल्यूम तो सेम है ना, जब रिएक्शन कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम तो सेम है, किसके लिए, सबस्ट्रेट एंड किसके लिए, कैटेलिस्ट के लिए। तब ड्यूरिंग द रिएक्शन, हाँ या ना, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड, सबस्ट्रेट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय concentration of कैटालिस्ट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है, पर और एक जगह पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ दिया है, हाँ या ना।
तो हम इसमें 1 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। 1 क्यों पुट नहीं कर सकते 1 मोलर? क्योंकि वो टोटल सबस्ट्रेट का दिया है, पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड का निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी वही होता है, क्योंकि जितना सबस्ट्रेट रिएक्ट हुआ होगा उतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इनटू लिख सकते हैं हम टाइम, हाँ या ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या दिया है 1.0 मिलीमोलर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट क्या दिया है 1.0 माइक्रोमोलर इंटू 10 सेकेंड हो रहा है। एक मिलीमोलर है, एक माइक्रोमोलर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मोलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो गया, कैंसल आउट। 1.0 इंटू 10⁻³ मोलर हो गया, ये हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁶, ये भी मोलर हो गया, हाँ या ना। इंटू क्या कर देंगे नीचे 10, ठीक है। मोलर मोलर कैंसल आउट हो गया, क्या रहा सेकेंड इनवर्स रहा। तो इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। कितना आएगा रे, ऊपर गया 3/2, ये हो जाएगा 100 सेकेंड इनवर्स, 100 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड इनवर्स हो गया इसका यूनिट। तो आंसर क्या आया मेरा 100 सेकेंड इनवर्स। ये है मेरा आंसर। कितना इजी है, देखिए, देखा कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के क्लास का, ये आप लिख लीजिए पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन ऑफ लाइनवेवर बर्क प्लॉट, लाइनवेवर बर्क प्लॉट gave following data, gave following data, डाटा में दिया है स्लोप इक्वल टू दिया है 40 सेकेंड, उसके बाद इंटरसेप्ट 40 सेकेंड, इंटरसेप्ट दिया है 4, इंटरसेप्ट दिया है 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल सेकेंड इनवर्स -1 होल -1, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है इफ
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज 2.5 into 10 to the minus 9 mole dm minus 3 mole dm minus 3. What is the catalytic efficiency? What is the catalytic efficiency? ये वाला ऐसा दिया है, क्या दिया है? फोर मिली दिया है, मोल दिया है, डीएम माइनस सेकेंड इनवर्स दिया, ऐसा दिया है लग रहा है। एक बार करेक्शन करते हैं, देखते हैं। ये ऐसे दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। ये मिली मोल दिया है, मिली मोल डीएम माइनस 3 सेकेंड का टोटल होल इनवर्स दिया है। ठीक है, यहां तक हुआ। अभी बोला है क्या करने के लिए, कैटालिटिक एफिशिएंसी के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें Km निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है, K2/Km। हाँ या ना? तो हमें Km निकालना है और K2 निकालना है, उसके बाद हमें कुछ मिल सकता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, पहले सॉल्यूशन में लिखिए। लाइन ओवर वर्क प्लॉट में क्या होता है, स्लोप होता है मेरा Km/Vmax होता है मेरा स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या होता है, इसको Rmax लिख सकते हो आप। इंटरसेप्ट मेरा होता है 1/Rmax। हाँ या ना? मेरा इंटरसेप्ट होता है 1/Rmax और स्लोप होता है क्या, Km/Rmax। ठीक है, Km/Rmax। तो इंटरसेप्ट है 1/Rmax। हाँ या ना? तो that implies Rmax इक्वल टू क्या होगा, 1/इंटरसेप्ट। हाँ या ना? तो 1/इंटरसेप्ट मतलब कितना होगा, 1/4 मिली मोल डीएम माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो इसको अगर मोल किया तो 1/4 इंटू 10⁻³ मिली मोल डीएम माइनस 3 सेकेंड इनवर्स हो गया। हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया मेरा Rmax का वैल्यू। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज Km इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप इंटू Rmax, स्लोप इंटू Rmax। स्लोप इंटू Rmax मतलब स्लोप कितना है, 40 सेकेंड है। Rmax क्या है, 1/4 इंटू 10⁻³ 1/4 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स और सेकेंड क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट हो गया। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कौन कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया, मिली मोल, ये मोल है, ये हो गया मेरा मोल डीएम माइनस 3, मोल डीएम माइनस 3। ठीक है, तो कैंसल आउट हो गया, ये क्या है 10, 4 10 है, तो ये हो गया 10⁻² मोल डीएम माइनस 3, 10⁻² मोल डीएम माइनस 3। यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए मुझे निकालना है कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो मेरा कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है, मेरा कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है, जिसको मैं लिख सकता हूं किसको, इप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता था, K2/Km इक्वल टू होता था क्या, K2/Km।
तो K2 हमें पता है क्या होता है, आर मैक्स। K2 है होता है क्या हमारा, आर मैक्स बाई E0 होता है हमारा K2 इंटू 1/K। आर मैक्स बाई E0 इंटू 1/K। तो आर मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स का वैल्यू किधर गया, 1/4 इंटू 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाय E0 का वैल्यू कितना है, E0 का वैल्यू मतलब गिवन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है 2.5 इंटू 10⁻9 मोल DM-3। ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है, किसका वैल्यू, E0 का वैल्यू। तो इधर पुट कर दिया तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻9 इंटू Km का वैल्यू कितना हो रहा है, Km का वैल्यू 10⁻², तो 1/10⁻²। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, नीचे चला जाएगा तो 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 4 कितना होता है, कितना होता है रे, नहीं आता, 10 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 10⁻, कितना हो गया 8, इक्वल टू हो गया, ऊपर हो गया 10⁻1 इंटू 10⁻8, तो ये हो गया 10⁻7, 10⁻7 ठीक है, 10⁻7 समझ में आया, नीचे का इरेज कर दिया। तो इप्सिलॉन कैटालिटिक एफिशिएंसी इप्सिलॉन इक्वल टू K2/Km, K2/Km। तो ये हो गया आर मैक्स बाई E0 1/Km, तो 1/4 10⁻3 2.4 2.5 इंटू 10⁻, ये 10 हो गया, 10⁻, ये ऊपर चला गया, ये 10⁻8 होकर ऊपर चला गया, कितना हो गया 10⁻5 और +2 10⁻7 ठीक है, जो कि हमारा आंसर, जो कि हमारा आंसर है ठीक है। तो ये था हमारा एंजाइम काइनेटिक्स का टॉपिक ठीक है, यहां तक था हमारा एंजाइम काइनेटिक्स। सबने लिख लिया होगा, बहुत इजी है, डायरेक्ट डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब लिख दिया कि लाइनवेवर बर्ग प्लॉट है तो क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट। तो एक चीज लिख लीजिए आप, एक जगह पे हम बॉक्स करके लिख देते हैं, लिखवा देता हूं आप, एक जगह पे लिख दीजिए लाइनवेवर बर्ग प्लॉट ठीक है, और एक जगह पे लिख लीजिए एडी हॉफस्टेड प्लॉट, लिख लिया, ऐसे लिख लीजिए। इधर दे दीजिए स्लोप क्या होगा, और एक में लिख लीजिए इंटरसेप्ट क्या होगा, और एक कॉलम में क्या लिखना है, इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इसमें होता है Km/Rmax और ये होता है 1/Rmax। क्या होता है Km/Rmax और 1/Rmax। उधर क्या होता है अभी देखिए, जो EHS प्लॉट, एडी हॉफस्टेड प्लॉट में क्या होता है, ये होता है Rmax/Km, क्या होता है इंटरसेप्ट 1 - 1/Km होता है हमारा स्लोप ठीक है, -1/Km होता है क्या स्लोप। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बॉक्स करके लिख लीजिए। तो लीनियर बर्ग प्लॉट में क्या होता है, Km/Rmax स्लोप होता है, 1/Rmax क्या होता है इंटरसेप्ट होता है ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट इसका उल्टा, मतलब 1/Rmax/Km होता है
और इसका स्लोप होता है एडी ऑफ स्टेक में -1/km। यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया होगा, बहुत ईजी है। तो इसको देख लेना, तो हर जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। मैं आपका मोस्ट प्रोबेबली सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ जितना पॉसिबल है। कोई एक दो क्वेश्चन बचा होगा जो कि क्वेश्चन सेशन में आ जाएगा, आप उसका चिंता मत कीजिए। जितना क्वेश्चन होगा आपका, सब क्वेश्चन आपका सॉल्व वीडियो आपको मिलेगा, सब सॉल्व होगा। आइदर क्लास में सॉल्व होगा, नहीं तो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के क्वेश्चन सेशन में सॉल्व होगा, पर पक्का है कि सॉल्व होगा। तो यहां तक हमने आज एंजाइम काइनेटिक्स खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंडमैन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक, मतलब क्यों रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर दोनों को एक साथ मिला के पढ़ाएंगे, क्योंकि वो रिलेटेड है। अभी आधा पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आधा पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वो खत्म करेंगे, थ्योरी वो सब खत्म करेंगे। उसके बाद हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी देखेंगे आगे आगे क्लास में, और फाइनली हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शन। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा कंटेंट अगर अच्छा है तो सबके पास पहुंचना चाहिए। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा भी है और आपका भी है, ठीक है। और आप हमारे सब वीडियोज को जाके देखिए। काइनेटिक्स का भी पुराना वीडियो है, बाकी टॉपिक बॉन्डिंग, पीरियोडिक, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, उनका भी पुराना टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हो। और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छे तरह से रिवाइज कीजिए, और आपके पास जो भी बुक्स है वहां से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप KL कपूर से कर सकते हैं, कोई आपके पास मटेरियल्स प्रोवाइडेड है उससे कर सकते हैं, आप पूरी शर्मा पठानिया से कर सकते हैं, आप आटकिंस से कर सकते हैं। अगर अच्छा बुक एक चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, जो मतलब जो ज्यादा मतलब क्या बोलो एडवांस कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं मिलेगा, बेसिक सब काइनेटिक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। वो है बालाजी पब्लिकेशन का N अवस्थी ऑथर है बुक, वो बुक आप प्रिफर कर सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का बुक हो उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आएगा, और आप उतना इजीली उतना कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और हमने नीट और JEE के लिए भी हमने क्लासेस शुरू किया है। अगर आपका कोई पहचान वाले हो, कोई भाई बहन हो या कोई पहचान वाले, तो उनको आप रेफर भी कर सकते हैं हमारे चैनल, क्योंकि अगर हमारा कंटेंट आपको जाम के लिए अच्छा लग रहा है तो आप चेक भी कर सकते हो, नीट JEE के लिए भी अच्छा लगेगा, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, टाइम का अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन कीजिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म हुआ। बाय, टेक केयर।